Hello everyone. Here today I'll discuss with you section 20 to 24 of Limitation Act. अभी तक हम कर चुके हैं टिल सेक्शन 19 और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 20 से। तो सेक्शन 20 हमें क्या कहता है दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट बाय अनदर पर्सन, या कब हमें वो नीड अराइज होती है कि जो थर्ड पर्सन है वो आकर एक्नॉलेज करे। एक्नॉलेजमेंट का आपको मीनिंग मैंने लास्ट सेशन में भी समझाया था। एक्नॉलेजमेंट मीन्स व्हेन यू गिव नोटिस टू द पर्सन और डेटर from whom you have taken money to show that yes I owe money to you and I'll pay it afterwards. So acknowledgement अगर third person दे तो कब दे? When agents the same as mentioned we discussed in 18 and 19 in case of person under disability. जो मेन पर्सन है अगर वो डिसेबिलिटी में है तभी थर्ड पर्सन की ड्यूटी बनेगी टू गिव एक्नॉलेजमेंट एंड इट इंक्लूड्स। अब एजेंट जो थर्ड पर्सन उसमें कौन कौन इंक्लूड हो सकते हैं? दैट इज लॉफुल गार्जियन, कमिटी और मैनेजर एंड एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड। ऐसा एजेंट जिसको ड्यूली ऑथराइज्ड है बाय दैट पर्सन अंडर डिसेबिलिटी टू गिव टू साइन द एनी एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट। तो ये पर्सन की डिसेबिलिटी में एक्नॉलेजमेंट का वर्क कर सकते हैं। बट वन थिंग टू रिमेंबर दैट एक्नॉलेजमेंट के लिए थर्ड पर्सन में कौन इंक्लूड नहीं किए जाते हैं? देखिए, जो पर्सन जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर्स में है या पार्टनर्स जो होते हैं, एग्जीक्यूटर्स और मोर्टगेजी, ये पर्सन थर्ड पर्सन में इंक्लूड नहीं होंगे। इट मींस दे डोंट हैव द पावर कि वो एक्नॉलेज करे ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन। राइट, ये आपके सेक्शन 20 में दिया गया है। अब करते हैं हम बात सेक्शन 21 की। 21 सेक्शन क्या कहता है दैट इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। जब आप ऐड या सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसमें लिमिटेशन एक्ट का क्या रोल होता है और उसकी क्या बाउंड्रीज दी गई हैं, वी विल डिस्कस दिस। प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, देखिए, व्हेन आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, बाय चांस आपने सूट फाइल कर दिया है एंड इफ यू वांट टू ऐड एनी न्यू प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट or you want to substitute him or you want to add him in the suit, it shall be deemed to have been instituted when was so made a party। जब आपने उनको पार्टी में इंक्लूड किया वो तभी से माने जाएंगे कि आपने उनको इंस्टीट्यूशन के टाइम इंक्लूड किया है। उस दिन से माना जाएगा जब न्यू एडिशन होगा। वो सूट भी उसी दिन से ही फाइल किया जाएगा जब एडिशन हुआ है, द डे एडिशन इज डन। राइट, बट इसकी एक एक्सेप्शन है that where court is satisfied that where the commission or omission to include new plaintiff or defendant was due to mistake। अगर कोर्ट इस चीज में सेटिस्फाई हो गई कि यस प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को बाय मिस्टेक वो ऐड करना भूल गए थे एंड इट वाज मेड इन द गुड फेथ, ठीक है, मतलब आपने उसको किसी फ्रॉड ये गलत तरीके से ऐड नहीं किया है, इट मे डायरेक्ट दैट सूट रीगेन्स regards to such plaintiff and defendant shall be deemed to have been instituted on any earlier date also। ठीक है, if good faith से कोर्ट सेटिस्फाई हो गई, देयर वाज अ गुड फेथ एंड दैट वाज बाय जनरल मिस्टेक कि वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को ऐड नहीं कर पाए थे, तो जो इंस्टीट्यूट डेट है सूट की वो अर्लियर डेट भी मानी जाएगी। राइट, बट अदरवाइज इट विल बी फ्रॉम दैट डे ओनली जिस दिन एडिशन हुआ है। राइट, सो पहली वाली डेट को ही सूट मान लेती है कोर्ट और कहती है कि अगर कोई भी डिफेंडेंट ऐड करेगा, बेशक ऐड करने से टाइम पीरियड भी निकल गया है, देयर इज अ डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट टू कंडोन द डिले ऑफ द पार्टीज, दैट इज इफ इट इज डन इन अ गुड फेथ। Right, now the second thing in section 21, it says that whatever I told you here, it shall apply to the cases where parties added or substituted owing to the assignment or devolution of any interest during the pendency of the suit। जैसे जब किसी बाय चांस किसी पार्टी की डेथ हो जाती है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव आता है रेस सब जुडिस, और वेयर प्लेंटिफ इज मेड और डिफेंडेंट इज मेड एज अ प्लेंटिफ,
ये वहां पर भी अप्लाई होगा सेम केस। मीन्स प्लेंटिफ को आप एज अ डिफेंडेंट यूज करें, डिफेंडेंट को एज अ प्लेंटिफ, या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं इन केस ऑफ डेथ, तभी भी एडिशन का काम देखा जाएगा। इफ इट इज इन गुड फेथ तो वही अर्लियर डेट मानी जाएगी, एंड इफ इट्स नॉट तो आपका सूट की इंस्टीट्यूशन डेट वही मानी जाएगी जिस दिन आपने ऐड किया है। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 22। 22 सेक्शन कहता है दैट कॉन्टिन्यूइंग ब्रीचेस एंड टोट्स की बात हो रही है। breach of any duty or there is a tort. So in the case of continuing breach of contract या tort, fresh period of limitations begin to run at every moment of the time during which this breach or tort continues. ठीक है, इसका मतलब जैसे जैसे आप जिस दिन भी टोट या ब्रीच करते हो उसी दिन से ही जो हमारा पीरियड ऑफ लिमिटेशन है तभी तभी ही वो दोबारा रिवाइव होगा और वहीं से ही कंटिन्यू होगा। Continuing cause of action is one arising from the repetition of the acts या omissions similar to those in respect of which an action is brought. 3 years जो आपका breach of contract है, it applies to continuing wrong rather than continuing right. wrong जो आप कर रहे हो। एग्जाम्पल देखिए, सपोज कीजिए देर इज अ पर्सन एंड ही इज कंटिन्यूइंग ट्रेसपासिंग ओवर इमूवेबल प्रॉपर्टी। ए पर्सन है और बी की ये प्रॉपर्टी है और इस पर ये कंटिन्यू ट्रेसपास करता है, मींस एंटर्स विदाउट द परमिशन ऑफ द बी। तो यहाँ पर वो कंटिन्यू ट्रेसपास कर रहा है, ये एक कॉन्टिन्यूस रॉन्ग कर रहा है, वो टोट है। सो फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन बार बार स्टार्ट होता रहेगा। ठीक है, इसमें ये ए नहीं कहेगा कि बी ने तो इतने टाइम बाद अब किया, मैं तो कब से करता आ रहा हूँ, नहीं, उसके पास पूरा पीरियड ऑफ लिमिटेशन है क्योंकि आप जितनी बार करोगे तभी पीरियड अराइज हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको सपोज देती हूँ कि ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है टू गिव द हाउस ऑन रेंट, बट टेनेंट बार बार फेल यहाँ हो कैसे हो गया है, हाउस का प्रॉपर मेंटेन करने में। तो ये कॉन्टिन्यूइंग ब्रीच है। प्लेंटिफ को राइट टू स्यू का फ्रेश पीरियड स्टार्ट होता रहेगा हर बार जितनी बार भी वो मेंटेनेंस नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अलग अलग होता आ रहा है एंड द सेम वे पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो कंटिन्यू अराइज होगा। नाउ सक्सेसिव ब्रीच में कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन फ्रेश नहीं होता है। एग्जाम्पल, आप रेंट नहीं दे रहे हो तो ये एक सक्सेसिव ब्रीच है, एक ही काइंड का आप टोट करते हो, द सेम टोट। सो दैट इज लाइक ये दिस इज सक्सेसिव ब्रीच और इसमें प्लेंटिफ को विद इन पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर ही स्यू करना पड़ेगा, दैट इज विद इन 3 years जो भी कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड है। ठीक है, यहाँ पर कोई फ्रेश पीरियड ऐड नहीं होगा। ओके, तो सूट फॉर एरियर्स ऑफ रेंट या आपका इंटरेस्ट वो चलता आ रहा है तो ये नहीं कहोगे हर डे वो इंक्रीज, हर डे एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन होगा, नो। व्हेन एनी एक्ट यू डू डेली देन आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्ट वो ऐड होता है, बट विच इज कॉन्टिन्यूइंग विच इज इन सक्सेसिव, इसमें डिफरेंस है। यहाँ पर यू आर डूइंग इट डेली एंड यहाँ पर सक्सेसिव है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एडेड। Okay, now come to section 23. 23 says suits for the compensation for the acts not actionable without special damage. Okay, ऐसे acts जो कि actionable हैं but without special damage. So it applies to the suits based on tort. Suit ऐसा है कि जिसमें act तो commit हो गया है but cause of action arise नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं बच्चे, कोज ऑफ एक्शन अराइज तब होगा जब उस एक्ट की वजह से स्पेशल इंजरी आपको कोज होती है और जिस दिन इंजरी हुई है उस दिन से आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होता है। So when cause of action arise or lies not on the specific act or omission but on resulting damage, the statute will say that period of limitation will start when the plaintiff sustains that loss. ओके, मीन्स आपको स्पेशल डैमेज से जब लॉस होगा तभी वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो इंजरी का कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है बट एक लीगल इंजरी होनी चाहिए सिर्फ। ठीक है, दैट इज वाई यहाँ पर ये बोला गया है कि जो आपका टोट है वो स्पेसिफिक डैमेज से और आपको जिस डे लॉस हुआ है उस स्पेसिफिक डैमेज से, ओके, उस डे से पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल स्टार्ट। Right, now the last one, that is your section 24. Section 24 बात करता है computation of time mentioned in the instruments documents। जो डॉक्यूमेंट्स में टाइम लिखा होता है वो कैसे हम मैनेज करते हैं उसको कैसे हम देखते हैं। देखिए बच्चे, मैंने आपको बताया था 12 to 24 वी विल डिस्कस हाउ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज कंप्यूटेड।
ठीक है, जो आपको ऑलरेडी बुक में लास्ट शेड्यूल में लिखा है, दैट इज प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, ये है पीरियड। बट यहाँ पे हमने देखना है वो स्टार्ट कब होता है, एंड कब होता है, आपको इस पीरियड में ऐड क्या करना है, डिडक्ट क्या करना है, दिस वी आर स्टडिंग राइट नाउ। So section 24 says all instruments shall for the purpose of this act be deemed to be made with the reference to the Gregorian calendar. Okay, Gregorian calendar जो होता है हमारा, for your information I'll tell you that Gregorian calendar की definition if you seen IPC section 49 में भी given है, तो वहां पे आप देख सकते हैं, सॉरी। so मतलब ईयर या मंथ्स को ब्रिटिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हम करते हैं। ग्रिगोरियन कैलेंडर इज समवर ब्रिटिश कैलेंडर। एंड व्हेन आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो कैलकुलेट होता है वो इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट्स में अकॉर्डिंग टू दिस ब्रिटिश कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग ऐड होता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेक्स्ट पार्ट विच वी डिस्कस, सेक्शन 20 till 24 we have completed, and in next session we will start with part 4। तीन पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं लिमिटेशन एक्ट के। पार्ट 4 इफ यू रिमेंबर मैंने जब डिवाइड किया था तो पार्ट 4 बताया था एक्विजिशन ऑफ ऑनरशिप बाय पोजेशन, और बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। एग्जाम्पल्स मैं आपको बहुत अच्छे देने वाली हूँ ताकि आपको समझ में आए। टिल देन कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।